नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी वीडियो को एक बार ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी आपको सीखने को मिलता है तो रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रेस करके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऋषभदेव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अब थोड़ा सा ऋषभदेव के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, थोड़ा सा क्या जानेंगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, जबकि महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और सबसे अंतिम तीर्थकर और 24वां तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको मेरे एक क्वेश्चन से मिल गया। ठीक है, मैं पिछले कमेंट को मैंने पढ़ा था तो वहां पे मैंने पाया कि कुछ जो हमारे रेगुलर के व्यूअर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि सर आप डिटेल्स को लेकर के ही आया कीजिए। ठीक है, डिटेल्स आपकी बहुत अच्छी आ रही है। तो जैसा आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इसीलिए कहता हूं कि एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको मैं किस तरीके का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरह का वीडियो चाहिए तो ठीक है, मैं उसी तरीके का वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? यहां पूछ रहा है कि नहीं आया था। देखिए, मेगास्थनीज तो पक्का आया था, वास्को डी गामा ये भी आए थे, फाहियान ये भी आए थे। अब आए कौन नहीं थे? कोलंबस, क्योंकि 1492 में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला तो जरूर था 1492 में, लेकिन पहुंच गया था आपका अमेरिका, जहां पे उन्होंने रेड इंडियन के नाम से उसको बुलाया। और उसके बाद 1400 ठीक कुछ समय बाद 1498 में 94 में फिर वो वास्को डी गामा भारत आए थे। ठीक है, तो इस तरीके का डेटा आपको मिलते रहता है। अब देख लीजिए, आ गया 1498 में। मुझे थोड़ा सा लग रहा था, मैंने भी पढ़ा है तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन और क्या बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था, या फिर विक्रमादित्य के नाम से निम्न राजाओं में से किसे जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, तो वहां पे आप इस आंसर को कर ले जाओगे। ठीक है, इसके बाद वास्को डी गामा भारत 1498 में आया। देखिए, इतना तक सब जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया, कालीकट के बंदरगाह पे आया, जमोरिन ने उसका स्वागत किया। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि कालीकट के बंदरगाह की किस जगह पे आया? अगर आप ये बता देते हो तो मैं समझ रहा हूं कि आपकी जो पीएससी लेवल की जो तैयारी है वो बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है। नहीं तो फिर मैं कल के ऑडियो में अगर किसी एक का भी कमेंट आता है कि आप ये बताइए कि वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह के किस जगह पे आया, तो फिर मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, और जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो सारा चीज क्लियर करूंगा। ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है ना कि 1498 में भारत आया, वास्को डी गामा ने स्वागत किया, वास्को डी गामा को जमोरिन ने स्वागत किया, कालीकट के बंदरगाह पे आया। ठीक है, इतना चीज तो सबको जानता है, होप ऑफ गुड रूट से वो चल के भारत आया। ठीक है, तो लेकिन ये चीज बताइए कि वो जगह कौन सा था जहां पे वो आया था। ठीक है, ये चीज आप बताइए। फिर इसके बाद है, जबकि कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज की थी, अतः कोलंबस भारत नहीं आया था। इतना चीज मिल गया। दोस्तों, अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक चीज बताओ, लाइक करने से आपको फायदा क्या है पता? मुझे तो चलो कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ये चीज मिलता है कि चलो इतने लोगों ने मेरे कंटेंट को लाइक किया, लोग पसंद कर रहे हैं। आपको ये फायदा मिलता है कि गलती से कभी अगर आपको मन करे
कि यार उस टीचर ने क्या बताया था या उस भाई ने क्या पढ़ाया था, एक बार फिर से देखूं। तो अगर उसकी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सेक्शन में जाना, वहां पे आपको मेरा लाइक में मिल जाएगा, मेरा ही नहीं किसी का भी, तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और छोटी सी चीज़ से अगर आपको आपके साथ साथ किसी और की भी खुशी मिलती है तो उसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है, किस पे देखा जा सकता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस पे देखा जा सकता है। तो उत्खनन, कहाँ पे, उत्खनन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, उत्खनन पे। अब देखिए इसका थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार ने अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया और उसने सदैव के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके धर्म विजय की नीति का श्री गणेश किया। कहने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि अशोक ने जितने भी युद्ध लड़े थे, जितने भी उनके युद्ध में लोगों की जो हानि हुई थी, जान गए थे, उसको देख करके वो पूरी तरह से विचलित हो चुके थे, ठीक है। और उन्होंने कलिंग युद्ध, कलिंग किसको बोलते हैं वर्तमान में, उड़ीसा को, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे और उन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया था, ठीक है। कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था, तो इसका सही आंसर है चरक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए, डिटेल्स तो मैं हमेशा लाता हूं। आयुर्वेद में मर्मज्ञ, आयुर्वेद के मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखे हैं, जिसे भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन के आता है वो देखिए, चरक संहिता के रचयिता कौन थे। अब ये क्वेश्चन बन के आता है ना कि चरक संहिता की रचना किसने करी थी, तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि चरक संहिता लिखा किसने था, तब तक उस क्वेश्चन को हल कैसे करके ले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेरे चैनल के माध्यम से सीखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। पहले क्वेश्चन में ये चीज मिल चुका है, ठीक है, ये चीजें पहले क्वेश्चन में मिल चुका है आपको, लेकिन देखिए फिर क्वेश्चन बन के कैसे आ जाता है। ये चीज सच है कि मैं आपको पढ़ाने के लिए खुद पहले नहीं पढ़ता हूँ। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ लोग तो नीचे में ले करके रखते हैं या फिर बड़े बोर्ड पे आते हैं तो वो सामने में एक पेज रखे होते हैं। मैं कभी भी आपको पढ़ाने के लिए जब भी आता हूँ तो डायरेक्ट आता हूँ, मैं पढ़ के नहीं आता हूँ, जो भी चीज़ें हैं मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और गलती भी मेरे से होती है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ, गलती इंसान से होती है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बन के आया कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर मैंने पहले ही क्वेश्चन के डिटेल्स में मिल गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य, वहाँ पे आया था कि किसका नाम विक्रमादित्य भी है। तो ये चीज़ें आपको मिल गया देखने को। अब थोड़ा डिटेल्स देख लीजिए। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 399 में भारत आया। 414 ईस्वी में उसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। उसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना तथा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों को देखना था। यानी कि उनका जो मकसद था भारत आना, वो बुद्ध से पूरी तरीके से प्रभावित होकर के भारत आए थे, और उनकी मोटो थी कि बुद्ध के जहाँ जहाँ पवित्र पग पड़े हैं, जो आज स्मृति के रूप में जाना जाता है, उसको हम देखें। फाहियान का जन्म चीन के वू यांग नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी हून आक्रमण। आपको भी पता है कि हूनों ने बहुत जबरदस्त आक्रमण की थी भारत के ऊपर, और उसके बाद इसका पतन होता है। अब थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। गुप्त साम्राज्य के पतन में हूनों का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि
स्कंदगुप्त ने हुनों को परास्त किया था तथा यथापि उसने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। बार बार हुनों के आक्रमण के बावजूद गुप्त राजाओं ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? अब बताइए। यही रीजन है कि मैं डिटेल्स लेकर के आता हूं। अब आपको लगता है कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने में या फिर हल निकालने में जरीक सा भी देर पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब देखिए, ये क्वेश्चन ये भी बन के आता है कि विक्रमादित्य की उपाधि उनको कब मिली थी? तो शकों के ऊपर जब विजय उन्होंने प्राप्त कर लिया था तब उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, उपाधि धारण की थी एवं चांदी के सिक्के भी जारी किए। उसकी अन्य उपाधियां विक्रमादित्य तथा परम भगवत थी। 3 उपाधियां और हैं, विक्रमादित्य और परम भगवत। तो तीनों याद रखिए, कभी कभी मिलान करने वाला या फिर कभी कभी इनमें से कौन इनका उपनाम है और लास्ट में दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब जब तक पूरा नहीं पता होगा कैसे कर ले जाओगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस आप लोग की थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ 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 चैनल को फॉलो कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपका अगर कोई भी स्टडी ग्रुप है तो उस ग्रुप में शेयर कीजिए। बताइए कि कैसे हिस्ट्री की पढ़ाई हो रही है और कैसे पूरे निचोड़ के साथ पढ़ाया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन का पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन में मतलब उसका डिटेल्स बताया जा रहा है, ऑप्शन का डिटेल्स बताया जा रहा है। ठीक है, तो बस कोशिश कीजिए, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा में। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। उड़ीसा वर्तमान में ओडिशा, देखिए वही चीज आया कि उदयगिरी एवं खंडगिरी के खारवेल राजा के कार्यकाल के दौरान पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था। उदयगिरी में स्थित गुफाओं में से सबसे बड़ी गुफा रानी गुफा है। अब देखिए ये भी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनार किससे संबंधित थे? नैनार किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, शिव संप्रदाय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। दक्षिण भारत में शिव यानी शैव संप्रदाय के भक्तों को नैनार कहा जाता है। कहाँ? तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडियन। ठीक है, नैनार भक्तों को भगवान शिव के सम्मान में सुंदर भजनों की रचना की थी। इसका समय 7वीं एवं 8वीं सदी के आसपास था। प्रमुख नैनार संत थे संबंदर, अंपर एवं सुंदर मूर्ति। ये चीजें, इतनी चीजें आती है। ठीक है, कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण इस क्वेश्चन में मुझे भी 1200 के आसपास, तो 1200 के आसपास एक ही ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए 1245। इसका आंसर आप थोड़ा सा देख के बताइएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन अच्छा हमारे पास डिटेल्स भी है, मैं देख लेता हूँ। चलिए ठीक है, बिल्कुल उड़ीसा स्थित कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, जो सामान्यतः काले पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। देखिए सूर्य मंदिर को, उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है उसको काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग शासक नरसिंह देव प्रथम 1236 से 1264 द्वारा करवाया गया था। मुझे थोड़ा सा याद था। ठीक है, इस मंदिर के आधार पर 12 पहिए का चक्र निर्मित है। 12 चक्र 12 राशियों के प्रतीक है और सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के संग है। दोस्तों लाइट कट गई, फिर भी मैं कोई दिक्कत नहीं, इमरजेंसी लाइट इसलिए मैं जला के रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? तो इसका सही आंसर है मेरे ख्याल से कन्हेरी, हाँ कन्हेरी की गुफाओं में। ठीक है, कंफर्म।
महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 मील उत्तर से कन्हेरी नामक गुफाओं का एक विशाल समूह है। अनेक वर्षों तक इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं का निवास रहा। ये 8वीं-9वीं शताब्दी की है। यहाँ पर बुद्ध की 2 भीमकाय प्रतिमाएं, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की एक खड़ी प्रतिमा है। तो इतनी चीजें आप यहां से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? अजंता की जो गुफाओं में किसका चित्रण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जातक कथाओं का। ठीक है। अजंता की अधिकांश गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं का चित्रण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी आगम। आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके साथ देखिए कितना चीजें आपको देखने को मिल रही है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य के अंतर्गत अंग, उपांग, मूल सूत्र, नदी सूत्र, मूल सूत्र, छेद सूत्र आदि आते हैं। इतनी चीजें आती है। अब देख लीजिए जैन साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है? अंग, उपांग, मूल सूत्र, नदी सूत्र, मूल सूत्र फिर से है एक, और छेदु सूत्र आदि आते हैं। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और देखिए, जैन धर्म प्राचीन धर्म है जिसके प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। पहले क्वेश्चन पे मैंने बताया, पहले तीर्थकर ऋषभ देव, 23वें तीर्थकर विश्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी और अंतिम तीर्थकर भी वही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर थे, जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थकर थे। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ऐसे अध्यापक थे जो वेदों का भी विरोध करते थे और धर्म का भी विरोध करते थे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? आप भी जान लीजिए। ठीक है। तो ऐसे लोगों को श्रमण कहा गया है। हमने 61 नंबर क्वेश्चन का जो सीरीज चलाया था 61 से लेके 80 तक, उसमें मैंने बताया है इसको। ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ तो मैं बोलना भूल गया। अगर आप देखिए, जैसे क्वेश्चन है 94 नंबर, आज मैंने 81 नंबर से स्टार्ट किया है। तो आपने कभी सोचा कि ये 81 नंबर से क्यों स्टार्ट है? अगर 81 नंबर से स्टार्ट है तो इसका पार्ट 1 कहाँ है? तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिस्ट्री का एक अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको आप विजिट कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से लेके 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचय कराता है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? पत्थर से बने अस्त्र, गलत। पत्थर से बने औजार और उपकरण, तो ये क्वेश्चन मुझे ये भी गलत नजर आ रहा है। और बड़े पत्थरों से घिरे कई समाधियां, ये सही है। देखिए, जब तक आप इसके बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। महापाषाण संस्कृति के दौरान बड़े पत्थरों से घिरे कई एक समाधियां मिली थी। ठीक है। और इसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है। देखिए, इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। महापाषाण संस्कृति 500 BC से बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तभी तो बोलते हैं ईसा पूर्व और ईसवी, दोनों में फर्क जानिए। एक होता है एनो डोमिनी, जो ईसवी चलना स्टार्ट हो जाता है, और एक होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पूर्व, जिसको ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराता है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घिरे कई समाधियां। कब्र, समाधि का मतलब कब्र ही होता है ना। कब्र
सावधान को ढांकने के लिए मेघ विशाल पत्थर से ढका जाता था। ठीक है, इसके बाद है डोलालिथिक पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो एक ही विशाल पत्थर से ढका जाता था, यानी बड़ा सा पत्थर रहता था। ठीक है, फिर है डेलमैन भी समाधियों को ढकने के लिए मेज की तरह काम करता था। समाधि अंदर में, कब्र अंदर में, ऊपर से मेज की तरह बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान तथा गणितज्ञ था। तो ये क्वेश्चन फैमिलियर है। फैमिलियर क्वेश्चन का मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। अब इनके बारे में मैंने पहले क्वेश्चन से ही बताना स्टार्ट किया, आप देख लीजिए। गुप्त काल में आर्यभट्ट एक महाखगोल वैज्ञानिक तथा गणित के विद्वान थे। अगर यहाँ पे उसके विषय में एक चीज नहीं मिली तो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य के, पृथ्वी और चांद की पूरी आदि का आकलन किया, पाई का मान निर्धारित किया। आर्यभट्ट को शून्य और दशमलव प्रणाली का भी जनक माना जाता है। तभी तो एक गाना है कि देता ना दशमलव भारत तो अंदाजा लगाना मुश्किल था, है ना एक गाना। तो इसी पे आधारित है। आप इस चीज को याद रखिए, आपको कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शून्य और दशमलव का आविष्कार भारत का विश्व गणित में महानतम देन माना जाता है। बराहमिहिर ने 5 सैद्धांतिक पुस्तकें लिखी, जिसमें पंच सिद्धांतिक कहते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे नहीं आया आर्यभट्ट जी के बारे में दोस्तों। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। लेकिन कोपरनिकस से पहले भी आर्यभट्ट ने ये बताया था कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी अपने अक्ष पे करती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। और ये चीजें सबसे पहली बार किसने बताया था? तो आर्यभट्ट साहब ने बताया था। ठीक है, जबकि कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया कि अपने अक्ष पे करती है, अधूरी जानकारी थी। और उनसे भी पहले इन्होंने ये चीजें प्रूफ कर दी थी। ठीक है, तो इतनी चीजें भी आप ध्यान में रख के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदा अवस्था निम्न में से किसकी पवित्र पुस्तक है? जिंदा अवस्था किस अवस्था तो ये पुस्तक है पारसी धर्म से है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक देख लीजिए, बहुत सारे पुस्तकों का डिटेल्स मिलेगा। जिंद अवस्था, देखिए अवस्था मैंने ठीक ही पढ़ा था, बेशक यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो अवस्था ही जीभ पे लगा हुआ था। जैसे होता है ना, कभी किसी चीज की प्रोनाउंसिएशन आप अगर एक बार कर लेते हो और वो ध्यान में रहता है तो बार बार उसी की प्रोनाउंसिएशन होती है ना। तो देखिए अवस्था लिखा हुआ है, जबकि मैंने क्या बोला? अवस्था 3 बार रिपीट करा। फिर मैंने सोचा चलो मैं ही गलत हो सकता हूँ, तो मैंने फिर उसको सही कर लिया। देखिए जैन अवस्था पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य को अंग यानी आगम कहते हैं, पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया मैंने। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं, जो 3 हैं। सूत पिटक किसको कहते हैं? तो आनंद द्वारा संकलित किया गया, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जिसको सूत पिटक कहते हैं। त्रिपिटक किसको कहते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और देखिए विनय पिटक उपाधि द्वारा संकलित है, जिसमें संघ के नियमों का संकलन है। देखिए 4 चीजें मिल गए। फिर इसके बाद है अभिधम पिटक, तो तृतीय बौद्ध संहिता के संकलित किए गए, इसमें बुद्ध का दार्शनिक उपदेशों का संकलन है। इसके बाद न्यू ओल्ड टेस्टामेंट यानी यहूदियों की पवित्र पुस्तक है, जिसको बोलते हैं न्यू ओल्ड टेस्टामेंट। तो आपको लगता है कि एक क्वेश्चन से इतनी ज्यादा क्वेश्चन की तैयारी कहीं और हो रही है? भाई चैनल मेरा छोटा है, लेकिन दिल से पढ़ा रहा हूँ, ये सच है। दिल से पढ़ा रहा हूँ और सॉलिड कंटेंट ला रहा हूँ।
बस ध्यान से आप पढ़ते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जरूरत पड़े तो नोट डाउन कीजिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका पर विजय। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब जैसी लग रही है, लेकिन फिर भी और वीडियो लाना था तो लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ये श्रीलंका पर रियल में विजय प्राप्त किए थे राजराज प्रथम। इनके बारे में मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा कि कैसे इन्होंने श्रीलंका तक की चढ़ाई कर दी थी अकेले। ठीक है, अकेले नहीं, मतलब अपने सेना का साथ। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा राज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी था इनका कार्यकाल। राजा राज ने उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर अनुराधापुर को नष्ट कर गए राज मुम्मडी लोचमंडलम, बताओ कितना बड़ा नाम है, मुम्मडी लोचमंडलम बनाया और पल्लो नारुबा को अपनी राजधानी बनाया। थोड़ा सा और जान लीजिए, राजेंद्र चोल ने सर्वप्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। श्रीलंका के राजा महेंद्र वर्मन होना चाहिए को बंदी बनाकर ले आया। राजा राज का बचपन का नाम अमोली बर्दन था। देखिए ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, अमोली बर्दन था। राजा राज ने भूमि सर्वेक्षण कराया, अपने पूर्वज की मूर्ति मंदिरों में स्थापित की और अपने विजय अभियान के उपलक्ष्य में मंदिर निर्माण किए और दीवारों पर विजय अभियान को खुदवाया। इतनी चीजें उन्होंने की थी। दोस्तों आपको भी लगता है क्या कि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जा रही है? देखिए कंटेंट सही है तो लेंथ थोड़ा तो बड़ा होगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं क्वेश्चन तो कम नहीं करूंगा, जो डिटेल्स में टाइप करता हूँ, डिटेल्स जो ले करके आता हूँ उसको कम कर दूंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? ये पूछा गया है। तो इसकी सही आंसर है ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। आपने देखा होगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। सिंधु घाटी में लोगों का एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई मुद्रा निकली है। मोहनजोदड़ो की गंधार कला का संबंध कनिष्क से है। इसके बाद गंधार कला में युद्ध से संबंधित मूर्तियां बनाई है। मोहनजोदड़ो की नृत्य यांगना काश्य की है। कासा में तांबा और टीन 9:1 में होता है। नटराज की प्रतिमा चोल वंश की है। तो इतनी चीजें आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में रखिए। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिमुक। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। सिमुक 235 ईसा पूर्व से लेकर के 212 ईसा पूर्व यानी सातवाहन वंश का संस्थापक था तथा उसने 235 से लेकर के 212 तक लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 23 वर्षों तक शासन किया। अब स्लाइड नहीं है, खत्म हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। मैं आपसे बस एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और आप अपना कीमती सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके सुझाव के बेस्ट पे ही मैं काम करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।